इस गांव में मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। आपने अपनी मेहनत से इतना अच्छा टेंट लगाया, टेंट भी पार्टी के रंग का लगाया, झंडे के बिल्कुल, और इतनी बढ़िया कुर्सियां बिछाई, अपना समय दिया। मैं इस प्यार को, इस सहयोग को भूलूंगा नहीं। लेकिन आप ये बात समझ लो कि जब गुरु ज्ञान देता है तो सामने वो बैठता है जो सीखना चाहता है, और पीछे वो बैठता है जिसको कुछ सीखने का मन नहीं होता। आप स्कूल गए हो ना, जब मास्टर पढ़ाता तो कहाँ बैठते हैं बच्चे? हो सकता है मास्टर सिखाने वाला आपसे उम्र में भी छोटा हो, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता ना। तो अब चलो बात करते हैं। ये देश जो जिसको भारत कहते हैं, ये कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। जब तक सम्राट अशोक का शासन रहा, एक समय था दुनिया में इसका परचम था। फिर षड्यंत्र हुए, युद्ध हुए, और वो राजा महाराजा हार गए। जब वो राजा महाराजा अपने राज को चला रहे थे तो उन्होंने राज चलाने की नीतियां बनाई थी। जैसे इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, तब जो किसानी होती थी, खेती किसानी तब भी होती थी, लेकिन सामूहिक होती थी। कपड़े अच्छे पहनने से आप अच्छे नहीं होते, आपके कर्म बताते कि आप अच्छे हुए नहीं। तो उस समय का राज था वो सामूहिक राज था। कृषि होती थी सामूहिक, सब लोग खेती करते थे, अनाज एक जगह इकट्ठा होता था, सबको बराबर बराबर मिलता था। व्यापार होता था सामूहिक, सब लोग व्यापार करते थे, सारा पैसा एक जगह जमा होता था, वहीं से सब लोगों को बराबर बराबर अपना घर बार चलाने के लिए मिलता था। तो गैर बराबरी नहीं थी कि कोई बहुत ऊंचा हो, बहुत पैसे वाला हो, और कोई बहुत गरीब हो, ऐसा नहीं था। एक ऐसा राज था जिसमें देश सोने की चिड़िया हुआ करता। फिर राज बदला, फिर कोई और राजा बना, कोई और शासक आया, उसने अपने हिसाब चलाया। अब इस देश में ऐसे चलते चलते आ गए अंग्रेज। अंग्रेजों ने भी राज किया, अंग्रेजों ने अपनी पॉलिसी के आधार पर चलाया। और जब अंग्रेजों की पॉलिसी के आधार पर चल रहा था, तब एक वो पॉलिसी आई, लॉर्ड मैकॉले पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी। तब निसंदेह स्कूल खुले, तो पढ़ने की आजादी मिली उन वर्गों को जिनको तालाब से पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, जिनमें से मैं और आप आते हैं, जिनको मट्टी छूने का भी अधिकार नहीं था, जिनको घोड़ी पे चढ़ने का भी अधिकार नहीं था, जिनको स्वाभिमान सम्मान का जीवन जीने का भी अधिकार नहीं था, जिनको अच्छे मकान बनाने का, रोजगार करने का, खेती करने का अधिकार भी नहीं था। अंग्रेजों के राज जाने के बाद इस देश में लोकतंत्र आया, क्योंकि जो अंग्रेजों का राज था उसमें भी राज घराने थे। रानी के पेट से राजा तैयार होता था, राजा राज करता था, आम जनता बेचारी जो राजा कह देता था उसको मानती थी। ना कोई चर्चा होती थी, ना कुछ, जो राजा ने कह दिया वही कानून हो जाता था। अब इस देश में समय का पहिया घूमा और लोकतंत्र आया। आसानी से नहीं आया। लोकतंत्र आने के लिए बहुत सारे बलिदान देने पड़े। अंग्रेजों का राज खत्म हुआ, जो लोग उस समय रूल कर रहे थे या जो ताकतवर थे, उन्होंने तय किया कि अब हम इस देश को डेमोक्रेटिक राष्ट्र बनाएंगे, लोकतांत्रिक राज्य जैसे और बहुत सारे देश। फिर इस देश की जनता के हाथ में ताकत आई। वे तो यहाँ खड़े हुए, चुप भी कर दो, जब यहाँ खड़े तो काम करते रहो, नजर रखो। तो फिर इस देश में जनता के हाथ में ताकत आई, और उसका नाम था लोकतंत्र, जनता द्वारा जनता का शासन। यानी कि अब जनता राज करेगी, राजा महाराजा राज नहीं करेंगे। लेकिन षड्यंत्र यह हुआ कि राजा महाराजा भी राजनीति में आ गए। तो जिन कुर्सियों पे गरीब के बच्चों को बैठना था, कमजोरों के बच्चों को बैठना था, किसान मजदूरों को बैठना था, दलित पिछड़े आदिवासी मुसलमानों को बैठना था, उस कुर्सी पे फिर राजा महाराजा बैठ गए। तो राजा महाराजा अपने हिसाब से राज चलाने लगे। तो जिस उद्देश्य के लिए लोकतंत्र आया था कि गैर बराबरी खत्म हो, कैसी कि एक के पास 50 बीघे में मकान है और एक के पास 2 गज जमीन भी नहीं, एक के घर में 50-56 तरह के खाने, एक के पास खाने को रोटी भी नहीं, एक के पास बहुत सारे धन दौलत है, एक के पास कफन के लिए भी पैसे नहीं। ये गैर बराबरी खत्म हो, इसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी। और इसमें राज करने की ताकत आपके अंगूठे में आ गई। पहले राज बदलते थे कैसे? तलवारें चलती थी, भाले चलते थे, बंदूकें चलती थी,
दोनों राज्यों की सेना आमने सामने होती थी, हजारों हजार लोग मरते थे, तब जाकर राज बदलता था। लेकिन ये काम इतना आसान हो गया कि वोट डालो, राज बना लो। और नारा भी आया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन इस लोकतंत्र में भी जनता के द्वारा तो कुछ भी चल नहीं रहा। मोदी जी का जब मन करता है कोई कानून बना देते हैं। एनआरसी पे कानून बना दिया, मुसलमानों से नहीं पूछा, ईसाइयों से नहीं पूछा, बुद्धिस्टों से नहीं पूछा। किसानों के खिलाफ कानून बनाया, किसानों से नहीं पूछा। ड्राइवरों के खिलाफ अभी कानून बनाया था कुछ दिन पहले, आपने सुना, ड्राइवरों से नहीं पूछा। और कोई कानून बनाया, व्यापारियों के खिलाफ कानून बनाया, जीएसटी, व्यापारियों से नहीं पूछा। और नोटबंदी की भारत के नागरिकों से नहीं पूछा। बस झूठे वादे करते चले गए। लोगों ने भरोसा किया। आज ये हालात हो गई है कि ये देश 90% गुलाम हो चुका है। इस देश के हर एक व्यक्ति पे कर्जा है और हर किसान पे 74,000 रुपए का कर्ज ले रखा है मोदी जी ने। आप चेक करा कर देखो, आपको पता लग जाएगा। 10 लाख करोड़ रुपए, गिनती लगाओ कितनी जीरो होती है 10 लाख करोड़ में। 10 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर दिया सरकार ने। ये होती है सत्ता की ताकत। कितना पैसा? अगर वो 10 लाख करोड़ रुपए गरीबों के ऊपर लग जाता तो कोई गरीब नहीं रहता देश में। वो 10 लाख करोड़ रुपए अमीरों का माफ कर दिया। और गरीबों को जो सिलेंडर 3.5 का मिलता था वो सिलेंडर 1200 रुपए का कर दिया। 10 साल पहले पेट्रोल के दाम 44-45 रुपए थे, वो आज 96 रुपए कर दिए। जो चीज 2 रुपए की मिलती थी वो 10 रुपए की हो गई। लेकिन आमदनी भी कैसे बढ़ी बता? 400, पहले 250-300 में दिहाड़ी मिल रही थी, अब 350-400 रुपए मिल रही। तो 10 साल में जमीन आसमान का फर्क आया। लेकिन आपके जीवन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये तो आ गया है कि पहले पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिल जाता था, अब लाठियां मिलती है। अब पेपर बाद में आता, भर्ती का उत्तर पहले घूमता रहता है फोनों में, व्हाट्सएपों पे। अब अगर भर्ती हो जाए तो आरक्षण में 20,000 पदों पे घोटाले जाते हैं। अब अगर किसान अपनी फसल के दाम मांगने जाए तो आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, लाठियां मार जाते हैं, कील खड़ी कर दी जाती है। अब अगर आप अपने लिए नौकरी के बाद उठाओगे तो आपको जेल में उठा के बंद कर दिया। ऐसा राज आ गया, जिसकी लाठी उसकी। मगर ये राज आया कैसे? ऐसा तो नहीं उन्होंने जबरदस्ती छीनी है। ये राज आया हमारी मूर्खता की वजह से, हमारी गलती की वजह से, और जब हमने दुश्मन पे भरोसा किया उसकी वजह से। इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई, उनकी आबादी 85% लोग हैं। और उनके पास खाने को 5% साधन में नहीं। एक आर्थिक आंकड़ा कहता है कि देश की 70% ताकत, वेल्थ, 70% एसेट 1% लोगों के पास है, अमीरों के। जैसे अडानी साहब हो गए, अंबानी साहब हो गए, टाटा साहब हो गए, बिरला साहब हो गए, उन लोगों के पास है। मेहनत तो आप भी करते हो। क्या इस देश का मजदूर मेहनत नहीं करता है? क्या इस देश का किसान मेहनत नहीं करता है? लेकिन अगर मजदूर किसान का बिजली का बिल माफ करवाना हो तो बिजली का बिल तो माफ नहीं होगा, कनेक्शन कट जाएगा, आरसी कट जाएगी और हो सकता है जेल चला जाए। लेकिन अगर पूंजीपतियों का 10 लाख करोड़ रुपया माफ करना हो तो सरकार को तकलीफ नहीं होती। मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, ये लोकतंत्र इसलिए आया था कि राजतंत्र में जिनको राज करने का अधिकार नहीं था, जिनकी गर्दन झुकाई गई थी, लोकतंत्र में उनका बेटा भी कुर्सी पे बैठे, उनको भी ताकत मिले, उनके हाथ में भी कलम आए और वो भी अपने लोग की समस्याओं का हल करें। पाल का, प्रजापति का, कश्यप का, सैन का, निषाद का, विश्वकर्मा का, जाट का, गुजर का, मुसलमान का, दलित का, आदिवासी का बेटा भी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बने। ये दिया संविधान ने देश में। जिनको कुर्सी पे बैठने की आजादी नहीं थी, आज उनका DM है, IPS है, कलेक्टर है, जज है, वकील है, इंजीनियर है। ये बदला है देश में 70 सालों में। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो ये चाहते हैं कि ये बदलाव रुक जाए और आपकी जिंदगी वैसी हो जाए जैसे जिंदगी आपकी पहले थी, कि आपको हर चीज के लिए उनके आगे हाथ फैलाना पड़े, आपके सब झुके हुए हैं। ये तब तो संभव था जब तक इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं आया था, लेकिन आज संभव नहीं। आज तो बाबा साहब के बच्चे डॉक्टर अम्बेडकर में, फूले में, साहू में आस्था रखने वाले लोग अपने स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करना जानते हैं। इसका उदाहरण आपने 2 अप्रैल 2018 कि जब SC/ST एक्ट को कमजोर करने का प्रयास किया तो आपने पूरे देश में आंदोलन करा के 17 लोगों ने बलिदान देकर साबित किया कि अगर हमारे अधिकारों को छेड़ने का प्रयास करोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हो कि आपने अपनी ताकत को दिखाया। लेकिन
वो सरकार इस तरह के कानून बना कैसे रही है सत्ता में बैठ के? तो हमसे उनको सत्ता भी छीननी है। जब तक वो सत्ता में बैठे रहेंगे तब तक हमारा भला नहीं हो, तब तक गरीब किसान के बेटे को नौकरी नहीं मिले। पहले नौकरी आती थी, अब निजीकरण होता है। अब इन महिलाओं से पूछो कि घर बार चलाने में आसानी हो रही है, परेशानी हो रही है। इनसे पूछो, पेट काट काट के इन्होंने में पढ़ा लिखा के बड़े तो कर दिए, लेकिन रोजगार नहीं। तो ये भी सोचती है कि जो कुछ था तो इनके ऊपर। आज भी हालत ये है कि अगर अच्छी जगह पढ़ाना हो तो फिर आपको कर्ज लेना पड़ेगा। आज भी हालत यह है कि देश का 80% व्यक्ति सुख सुविधाओं से मोहताज है, और प्रधानमंत्री बड़े गर्व से कहते खड़े होकर कि 80 करोड़ लोगों को हम सस्ता राशन देते हैं, यानी कि 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीते हैं आजादी के 75 साल बाद। यानी कि वो गरीब किसान मजदूरों की जिंदगी से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल ये है कि आप अगर 10 रुपए का कोई सामान खरीदने जाते हो तो उस पैकेट को 4 बार पलट के देखते हैं। उदाहरण के तौर पर सुन लो, आप लोगों ने कभी बिस्किट का पैकेट खरीदा है, नमकीन का पैकेट खरीदा है, पेन कलम खरीदे हैं, तो उस कलम को देखते हो कि खराब तो नहीं है, रिफिल है या नहीं है, देखते हो ना। लेकिन जब ये लाखों करोड़ों रुपए से कीमती वोट जिससे शक्ति का निर्माण होगा इसको देने जाते हो, कभी भी नहीं सोचते हो कि भाई ये नेता आपकी आवाज उठाएगा नहीं उठाएगा, आपकी लड़ाई लड़ेगा, आपके बच्चों के लिए कुछ करेगा नहीं करेगा, आपके लिए संविधान लोकसभा में आवाज उठाएगा नहीं उठाएगा। पिछली बार जिसको आपने सांसद बनाया आप ही ने बनाया था ना? क्या 5 साल आपकी बस्ती में आकर देखा उसने कभी? बताओ, देखा कभी आगे? यानी कि उसका मतलब हल हुआ तो उसने मुंह खोल दिया। तो भाई ऐसे तो आपके जीवन में तरक्की नहीं हो सकती, क्योंकि आपने तो वोट इसलिए दी थी कि ये आदमी लोकसभा में जाएगा और हमारे लिए आवाज उठा के पूछेगा कि जब हरिद्वार में इंडस्ट्रियल एरिया लग सकता है तो नगीना में क्यों नहीं लग सकता, नगीना के नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं मिल सकता। जब बड़े बड़े कॉलेज स्कूल अन्य जगहों पे खुल सकते हैं तो बहन बेटियों के लिए बड़े बड़े कॉलेज स्कूल और अस्पताल यहाँ क्यों नहीं खुल सकते। प्रधान जी, ये दोनों सामाजिक जो जिम्मेदार लोग बैठे, कल सलीम भाई की जान चली गई। सलीम सिद्दीकी नेटवर्क मेरे साथी थे, पत्रकार हमारे यहाँ जिला मीडिया प्रभारी, और जब मैं उनके घर गया ना कल तो उनके भाई ने मुझसे कहा कि भैया अगर इस क्षेत्र में कोई इमरजेंसी हॉस्पिटल होता तो आज सलीम भाई जिंदा होते। 75 सालों में इन सरकारों ने यह भी नहीं सोचा कि आपके लिए अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए, और जेब काटने में सबसे आगे। आप ये बताओ, अब से 6-7 साल पहले बिजली का बिल 120-130 रुपए आता था, और अब कितना आता है? 400 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। तो सरकार जेब तो चारों से काट रही है, लेकिन दे कुछ नहीं रही है। अब एक बात आपको ये लगता है, बार बार मैं समझाता हूं, आज फिर समझा रहा हूं, आपके गांव में समझा रहा हूं कि जो सरकार जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कुर्सी बैठे हैं, वो जो पैसा खर्च करते हैं, बजट लगाते हैं पुल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, वो पैसा आता कहां से आपको पता है? कहां से आता है पैसा? वो पैसा होता है जनता का। जनता देती है सरकार को टैक्स। कैसे? अगर आप 1 रुपए का सामान खरीदते हो तो 28% जीएसटी लगती है, 28 पैसे सरकार खाते में जाते हैं। आप ये पानी की बोतल लाए ना महंगी, ये कितने पैसे का है? 10 रुपए की, तो 2 रुपए 80 पैसे सरकार के खाते में गए। ठीक है? आप ये साफे लाए, कितने पैसे का है साफा? एक साफा कितने पैसे का है? 50 का, 120 का। तो देखो 30 रुपए से ज्यादा सरकार खाते में। आप जो भी सामान खरीदते हो उसमें जो टैक्स लगता है वो सरकार खाते में जाता है। पेट्रोल खरीदते हो, डीजल खरीदते हो, कंगा खरीदते हो, तेल खरीदते हो, बालों में लगाने वाले डाई खरीदते हो, जूते चप्पल, जो कुछ भी साबुन से लेकर जो कुछ खरीदते हो, मेहंदी, सब में टैक्स लगा है, और वो पैसा जाता है सरकार खाते में। वही पैसा सरकार जनता के ऊपर लगाती है। अब एक परिवार मिनिमम 5000 रुपए महीने के खर्च करता है सामान खरीद के, तो लगभग 1400 रुपए सरकार खाते में जाते हैं। सरकार वापस कितना करती है? 200-150 रुपए का राशन देके, और वो भी सबको नहीं देती। और सरकार, आप सोचते सरकारों को हमारे ऊपर एहसान करते। भारतीय संविधान ने गारंटी दी है रोटी कपड़ा मकान की, कि कोई भी आदमी भूखा नहीं सोएगा, कोई भी आदमी बिना छत के रहेगा, कोई भी आदमी बिना कपड़े के रहेगा। ये गारंटी भारतीय संविधान देता है, सरकार नहीं देती। आप लोगों को नहीं पता है। ये जो पैसा आप देते हो, ये पैसा आपका पैसा भी आपके ऊपर लगना चाहिए। ये इसलिए बनी है सरकार। सरकार के विधायक को, मंत्री को तनख्वाह मिलती है, पुलिस के अधिकारी को, कर्मचारी को
सेक्रेटरी को, पटवारी को तनख्वाह मिलती है आपके पैसे से, लेकिन वो मालिक बन गए, आप नहीं बन पाए मालिक, क्योंकि आपको समझ नहीं आ पाया लोकतंत्र किसके लिए। आज कोई भर्ती बाद में आती है, पहले पेपर लीक होता है, पुलिस भर्ती में अभी हुआ 48 लाख फार्म भरा था, आपने किसने भरा था क्या? 48 लाख बच्चों ने भरा नहीं भरा? और फार्म की फीस क्या थी? 400 रुपए, यानी कि 200 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपकी जेब से निकाला, और फिर अपने लोगों से पेपर लीक करा के आपको कह दिया कि भाई अगर भर्ती चाहिए, नौकरी चाहिए तो 48 लाख लोग आज भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दो, तो भर्ती बची रहेगी, अदरवाइज भर्ती भूल दो। समझ रहे हो? ये स्कैम चल रहा है कि आपका पैसा आपकी जेब से कैसे निकाला जाए, देंगे नहीं, लूटेंगे। अंग्रेजों ने टैक्स लगाया, मुगलों ने टैक्स लगाया, ये टैक्स नहीं लगाते, ये लूटते हैं। इनका बस चले आपसे रोटी खाने का अधिकार भी छीन लें। इसलिए आपको और मुझे इनको कमजोर करना पड़ेगा और अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। लोकतंत्र में ताकत वोट के आधार पर बनती है। जब आपको हमारे महापुरुषों ने वोट का अधिकार दिला के कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, तो इन्होंने चिंता की। इन्होंने कहा कि इनका राज आ जाएगा, गरीबों का, कमजोरों का, ये कुर्सी बैठ जाएंगे। इन्होंने षड्यंत्र किया कि इनके पास वोट है, हमारे पास नोट है, हम इनकी वोट को नोट से खरीद लेंगे। बहुत लंबे समय चलता रहा। फिर मान्यवर काशीराम साहब ने समाज को जाकर समझाना शुरू किया और क्या कहा कि वोट की रक्षा ऐसे करनी जैसे बहन बेटी की रक्षा करते हैं, वोट को बेचना नहीं है, सौंपना। तो समाज ने वोट भेजना बंद कर दी। फिर इनको डर हो गया, फिर ये ले आए बस मशीन कि अब हम वोट को ना खरीदेंगे ना कुछ करेंगे, अब हम अपने पूंजीपति मित्रों के साथ मिलकर ईवीएम में सेटिंग करके आपकी वोट को चुरा लेंगे। और नेताओं पे उन्होंने पैसे जिन्होंने कमा रखे थे उन पर लगा दिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे के मुंह रखो बंद। समझ रहे? फिर हमारे लोग लड़े, उसमें वीवीपैट लग गया। और अभी भी आप देख रहे हो पिछले 3 महीने से ईवीएम का आंदोलन चल रहा है। कोई और तो चला रहा, हम ही लोग चला रहे हैं ना। बाकी जो लोग कहते थे कि सरकार बना रहे, कुछ नहीं कर रहे ना वो लोग। उनका काम है आपको आप कहना वोट दो और अपना घर में जाकर बैठ जाओ, जैसे आपके एमपी साहब सो गए। ठीक है, उनको तो तनख्वाह पेंशन मिल रही है, आपको मिली तनख्वाह पेंशन? सच तो यह है कि हमारी माँ बहनों को वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रही है, विकलांग पेंशन भी नहीं मिल रही है, विधवा पेंशन भी नहीं मिल रही है, हमारे बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रही है, विकलांग पेंशन भी नहीं मिल रही है। सच तो यह है कि सब कुछ सरकार तय करती है। आपकी पेंशन कितनी है? वृद्धा पेंशन बताओ कोई, कितने पैसा मिलता है? 6 महीने का 3000 रुपए। कितना मिलता है वृद्धा पेंशन? हजार जी कितना आता है? आएगी नहीं? तो देखो, आप कमाओ ना कमाओ, सरकार को आपसे टैक्स तो चाहिए, लेकिन सरकार आपको कुछ देगी नहीं। मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरी बात को नोट कर लो, जिम्मेदार लोग बैठे, रिकॉर्ड हो रहा है। एक बार मेरे हाथ में कलम की ताकत आने तो 5-5 हजार रुपए पेंशन दिया करूंगा माँ को। चिंता मत करो, घर पर वृद्धा पेंशन, चिंता मत करो। और नौजवानों को रोजगार भत्ता जब तक नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि टैक्स देते हैं वो लोग, एक एक सामान खरीदते टैक्स देते हैं, तो उनको जब तक वो अपने पैरों पर नहीं खड़े होते तब तक रोजगार भत्ता। आप चिंता मत करो, समय बदलेगा। हम भी इसलिए मैदान में घूम रहे हैं कि हमें इस गरीबी बेबसी की जड़ें काट देनी है। हमें भी अपने गरीब, कमजोर, किसान, दलित, मुसलमान, पिछड़े को, हर कमजोर को उनके आंसू पूछ के उनको सुख शांति का जीवन देना। किसानों को फसल के दाम के लिए आंदोलन करना पड़ता है, हम देंगे एमएसपी गारंटी। अभी अभी मैंने ट्वीट किया, आप पढ़ लेना कि एमएसपी गारंटी मिल सकती। पूरा लेख लिखा पुष्पेंद्र सिंह जी ने, आप मेरे ट्विटर पर देखना, मिल जाएगा। मैं बात ये आपको इसलिए बता रहा हूं भाइयों कि लोकतंत्र में कुर्सियां हमारी गई थी, हमने कुर्सियां उनको दे दी और हम राशन पे उनके पीछे खड़े। हम राशन करने के लिए पैदा, राशन खाने के लिए पैदा नहीं हुए। राशन तो जानवर भी खाता, हम शासन करने के लिए पैदा हुए और आपको शासन करने के लिए शासन करने वाली सोच पैदा करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने आज अपने भाइयों को आगे बिठाया कि आंख से आंख मिलाकर मुझसे बताओ कि यह गरीबी, बेबसी, अपमान की जिंदगी आपको कसोटती है नहीं कसोटती है? बताओ। जब आपके सपने उजड़ जाते हैं, पैसे की कमी कारण, जब आप अपने को खो देते हो, बढ़िया इलाज ना मिलने कारण, तो आपको तकलीफ होती है नहीं होती? ये सारी जुर्म जाती बेबसी खत्म की जा सकती है अगर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करना सीख जाओ और आप अपनी वोट की ताकत को समझ जाओ। ये वोट वो वोट है जो आपके चंद्रशेखर आजाद को इतना ताकतवर बना सकती है कि दिल्ली की पार्लियामेंट में खड़ा होकर देश के प्रधानमंत्री से आंख मिलाकर अपने भाइयों बहनों के अधिकारों के लिए सवाल पूछ सकता है। इतनी ताकतवर है आपकी वोट। लेकिन आप ये समझते नहीं, आप पैसे नेताओं को वोट दे देते हो जो आपके वोट पैसे टकार जाते हैं। जैसे
जहर खाकर भी आदमी एक आधी बार सांस लेता, वो जहर खाकर भी सांस नहीं लेते। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर जिंदगी बदलनी है तो अपनी ताकत बनाओ। मेरे मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोग बैठे, आपने जिन नेताओं को ताकत दी, जब एनआरसी पे जुल्म हुआ, जब सीए आया, आपसे कागज मांगे, आपके साथ का अपमान किया गया, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़ा अच्छा बयान दिया कि मुसलमान खुद तो घर में घुस गया, अपनी बहनों बेटे उस सड़क पे छोड़ दिया, तब आपके वो रहनुमा शायद आपके साथ होने वाले अपमान का तमाशा देख रहे थे। अगर कोई खड़ा था तो भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद खड़ा था सीना तान के कि आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, मेरी बात को याद। जब मौलाना साहब साहब को अपमानित किया गया, जब निजामुद्दीन मरकज पे ताला लगाया गया, जब तबलीगी जमात को रोका गया, उसको कोरोना का सेंटर बताया गया, उनकी आवाज उठाने वाला पूरे भारत में अकेला चंद्रशेखर आजाद। जब मौलाना करीम सदी को जेल भेजा, जब नासिर जुनैद को राजस्थान से लाकर हरियाणा में मार दिया, जब आपके यहाँ आंदोलन हुआ और गोलियां चली, नेटौर में सलमान को मारा, अकेला जेल से आके खड़े होने वाला चंद्रशेखर आजाद था। जब तबरेज को कासगंज में 1.5 फुट की टंकी में थाने में लटका के मार दिया, जब हिजाब के मामले में अन्याय हुआ, हल्द्वानी हो, रामपुर हो, जब जब आप पे जुल्म हुआ, चंद्रशेखर आजाद सीना तान के आपके आगे खड़ा रहा। आप देखो कि उन रहनुमाओं में जिनको आपने वोट दी क्या नजर आता है और चंद्रशेखर आजाद में क्या नजर आता है, आप फैसला करें। ये लोकतंत्र है, आप जिसको ताकत दे दोगे वो ताकतवर हो जाएगा। आप ये महसूस करो। मैंने पूछा था, 10 रुपए का सामान खरीदते हो, 5 बार इधर उधर करके देखते हो, करोड़ों रुपए से कीमती आने वाली 10 लोगों का फैसला करने वाली वोट देते हो, एक बार नहीं सोचते कि वोट किसको दे रहे, बस वोट देते रहते। इससे आपका भविष्य बदल जाएगा। मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि जिनका राज होता है उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं होता, उन पर जुल्म नहीं होता, उनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता, उनका अपमान नहीं होता, उनका हाथ फैलाना नहीं होता। तो जब तक आप राज से दूर रहोगे तब तक आपको ये सहना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तय करती है नौकरी किसको मिलेगी, रोजगार किसको मिलेगा, लोन किसको मिलेगा, किसान की फसल के दाम क्या होंगे, महंगाई बेरोजगारी क्या दाम होंगे, बिजली पानी के क्या दाम होंगे, सरकार तय करती है। मैं आप तय नहीं करते हैं, हम तो सहते हैं। हम इस देश में सहने के लिए पैदा नहीं हुए, ये बताने के लिए आज दिसोदरा में हूं मैं कि हम इस देश में सहने के लिए पैदा नहीं हुए, हम इस देश में मुट्ठीबंद होकर ताकतवर बन के गरीबों किसानों की जिंदगी बदलने के लिए पैदा हुए, अपनी माओ बहनों के आंसू पूछने के लिए पैदा हुए। अब ये लड़ाई मेरे और आपके हाथ में है। हम चाहें तो आपकी अपनी सारी समस्या हल कर सकते हैं, धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा के, या फिर हम निकम्मे निठल्ले भ्रष्टाचारी नेताओं का साथ दें, जिनको सीबीआई इनकम टैक्स का छापा पड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं या उनके साथ समझौते में चले जाते हैं। मैंने 16 महीने जेल काटे, आपको याद है ना? कभी मैंने अखबार में आपने पढ़ा कि मैंने उठ लिख दिया कि भाई मैं डर गया हूं? नहीं डरा ना। 16 महीने 10/6 की कोठरी में रात में जब सोते थे तो कौन सा जानवर कौन सा कीट आगे काटता है पता नहीं। मैं तो आपको तकलीफ नहीं बताता, डर जाओ, ठीक है? जब गर्मी लगती है तो पंखे की तरफ भागते नहीं भागते। आप सोचो, 2 गर्मियां बिताई मैंने मेरे ऊपर, पंखा तो छोड़िए, हाथ के पंखा नाम की भी चीज नहीं। जब एनआरसी में बंद हुआ तो 250 लाठियां मारी होंगी, रीढ़ की हड्डी में इतना गैप कर दिया, पैरों के नखून खींच ले गए, हर लड़ाई कीमत चुकानी पड़ती। इतना आसान थोड़ा ही, सरकार तोड़ने के लिए सब कुछ करती है। जब दिल्ली गुरु घर के आंदोलन बंद हुआ तो लटका के खूब मारा, कभी मैंने आपके स्वाभिमान सम्मान कमजोर नहीं पड़ने दिया। हमेशा जब भी बाहर आया और ताकत से मुकाबला किया हर जालिम का। आपको हाथरस याद होगा, उन्नाव याद होगा, औरैया याद होगा, 2 अप्रैल का आंदोलन याद होगा, सब लड़ाई लड़ी मैंने। और जब मैं और नेताओं की तरह सीबीआई इनकम टैक्स से डरा तो मेरी पीठ पे गोली चलाई, 4 गोली, फिर भी बच गए। क्योंकि मैं मानता हूं जिस काम के लिए मुझे मेरी मां ने जन्म दिया और कुदरत जो काम मुझसे लेना चाहती है वो भी पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैं जिंदा हूं। वरना लोग कोरोना में खांसी जुकाम से मर गए, समझे? तो मैं तो अपना काम कर रहा हूं। जब आप पूरी जिम्मेदारी से अपना काम करोगे तब फिर ये लड़ाई हम ताकतवर कर लेंगे। और देखो, आज पूरे मुल्क में, पूरे भारत में अंधेरा मच गया। कोई गरीब, कमजोर, मजलूम, किसान, मजदूर की, नौजवान, मुसलमान की आवाज उठाने को तैयार नहीं, उन पर बेइंतहा जुल्म हो रहा। तो ऐसे में अगर नगीना से आपने ताकत बना दी तो पूरे देश में मैसेज आएगा कि अब कमजोर भी अपने, एक तरफ पैसे वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं, तब कमजोर, गरीब, किसान, मजदूर भी अपने बीच के लोगों को ताकत देने लगे। यही एक फैसला पूरे भारत को रोशनी देगा। मेरी बात को याद रखना आप लोग। और जो लोग
बटे हुए लोग हैं वो मुत्तहिद हो जाएंगे, त्याग कर लेंगे, एकजुट हो जाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से फाड़ के और मेहनत करने वाले किसान मजदूर के बेटे कुर्सी पर बैठेंगे। मेरी बात को आप लोग याद रखें। जब तक आप कुर्सी पे नहीं बैठोगे, जब तक आपके डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS बनेंगे। अब बताओ, आरक्षण तो खत्म हो गया बिल्कुल। जब सरकारी नौकरी, जब निजीकरण हो जाएगा, सरकारी नौकरी लगेगा, आरक्षण क्या करेगा? अब इनको हमारे खास शरीर से मांस उतारना बाकी रहेगा, बाकी इन्होंने सब कुछ हमसे छीन। अब हमारे हाथ में है कि हम इस मांस को तरवा दें या हम अपनी ताकत बना के इनसे अपने अधिकार छीन लें, क्योंकि मांगने से सिर्फ भीख मिलती है भाई, अधिकार तो छीनने पड़ता है। ये मैदान में योद्धा लड़ता है, भेड़ बकरियां नहीं लड़ती। तो योद्धा बनो, योद्धा बनोगे विचार से, योद्धा बनोगे संघर्ष से। माला पहन के, अच्छे कपड़े पहन के कोई योद्धा नहीं बनता, मिट्टी में खापते योद्धा बनता। इसलिए मैंने जमीन पर कहा कि तुम्हारी जिम्मेदारी लोगों की सेवा करने की है, और सेवा करने वाले की गर्दन झुकी होनी चाहिए हमेशा, वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। क्योंकि पत्थर किसको लगते हैं? जिस पेड़ पे ज्यादा फल होते हैं। कभी आपने सूखे पेड़ पे पत्थर लगते देखे कभी? तो जो लोग समाज का काम करने निकले हैं उनको अपनी आपको पक्का करना चाहिए कि हमें हर तरह का अपमान सके। कोई एक महापुरुष बताओ जिसको अपमान या जुल्म जाति न सहनी पड़ी। आप बाबा साहब को देखो, 4 बच्चे कुर्बान करने पड़े। आप मेरी माए बेटी बताओ, ये जो सबसे आगे, अगर एक बच्चे को कुछ हो जाए तकलीफ होगी नहीं होगी? अगर बेटे बच्चे के उंगली कट जाए दुख होगा नहीं होगा? आप बताओ भाई, अगर आपके बच्चे को जरा सा नखून लग जाए तकलीफ होती नहीं होती? तो बाबा साहब के 4 बच्चे उनके सामने चले गए। मां सावित्रीबाई फुले को देखो, पढ़ाने जाती तो अपमान करते थे, कभी बुरा नहीं माना। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को देखो, साहू जी महाराज को देखो, मान्यवर काशीराम साहब को देखो, इतना लोग इतने अपमान हो लेकिन डरे नहीं। अगर आपने डरना बंद कर दिया और किसी की परवाह करनी बंद कर दी, अपने काम पर लग गए, तो आपको ताकत बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। अब मैं एक बात आपको बता देता हूं, हम सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से फैसला हमारे हक में आए और ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो। इस बार इतना भी हमें पूरा भरोसा है, इसके लिए भी हम लोग लग रहे हैं। हमने उनको दूसरा ऑप्शन भी दिया है कि अगर भाई आपको चुनाव में जल्दबाजी, समय कम है, तो फिर जो पर्ची भी फैल से निकलती है वो पर्ची हमारे हाथ में आ जानी चाहिए, हमें पता लग जाए जिसको वोट दी उसको गई या नहीं गई। ठीक है, वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप गांव की लड़ाई लड़ लेना, अपने बूथ को तैयार कर लेना, भाईचारा बना के एक एक वोट को तैयार कर लेना। जो 18 साल पार हो गए उनकी वोट बनवा लेना और अपने गांव की किलेबंदी कर लेना कि इस बार हम किसी भी कीमत पे, जो नाराज है भाई उसको भी मना लेंगे। ये लोकतंत्र, एक एक वोट काउंट होगी। अगर तुम्हारे गांव में तुम्हारे में से कोई नाराज हुआ और मैं एक वोट से हार गया तो तुम्हें पूछूंगा, ध्यान रखना, ठीक है? एक एक वोट कीमती, मेरी बात को याद रखना। देखो, जो ताकतवर होता है वो उसकी ताकत तभी मानी जाती है जब वो किसी कमजोर के काम आए। किसी कमजोर पर ताकत दिखाने का मतलब ताकतवर नहीं होता। किसी के आंसू पूछने वाले को अच्छा कह सकते, किसी को आंसू दिलाने वाले को अच्छा नहीं। तो मैं आपसे अपील करूंगा, आप ये बताओ, ताकत तो दोगे लेकिन निशान जोर से बताओ कौन सा निशान है? आप लोग बताओ कौन सा निशान है? जो ऊपर खड़ी है बहने, वो बताओ कौन सा निशान है? क्या निशान है हमारा? आवाज नहीं आ रही है, देर जोर से बोलो। केतली, बहुत अच्छे, लाओ दिखा। ये है हमारा चुनाव निशान, इसको वोट